नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेवल अप एजुकेशन एकेडमी पे। इससे पिछली क्लास में हमने किया था संविधान की जो प्रमुख समितियां हैं उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे संविधान के जो भाग हैं उसके हिसाब से कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से प्रमुख जो अनुच्छेद हैं जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उन सभी को। अब सबसे पहले जो पहला भाग है उस भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक को रखा गया है। अब अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहता है, इसका नाम क्या है। अब इसको हम जानते हैं संघ और राज्य अक्षेत्र। यानी कि यदि क्वेश्चन में पूछे कि भाई जो भाग 1 है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो संघ और राज्य अक्षेत्र है जो उसके नाम से इसको जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, अनुच्छेद 2 है उसमें क्या प्रावधान है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, उस सब के बारे में। अब नंबर 1 अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है कि जो ये भारत है, जो ये देश है यानी संघ है, जो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भारत होगा। इसका नाम क्या होगा, भारत। यानी कि ये किससे संबंधित है, नामकरण। यानी कि ये नाम से संबंधित है कि जो ये संघ है इसका नाम क्या होगा, भारत। अनुच्छेद 2। अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 इसमें क्या कहता है, अनुच्छेद 2 में क्या कहता है, कोई भी जो राज्य है उसका गठन या किसी नए राज्य को शामिल किया जाएगा तो किसके तहत होगा, 2 के। यानी कि नए राज्य का गठन या शामिल, गठन या नए राज्य को शामिल करना वो किसके तहत होगा, अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में जो भारत के आंतरिक राज्य हैं उनमें जो भी फेरबदल होगा, अब वो क्या क्या हो सकता है, क्षेत्रफल के हिसाब से या किसी राज्य का नाम है जो उसमें कोई परिवर्तन करना है, ये सब किसके तहत होंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। यानी कि भारत के आंतरिक राज्यों में परिवर्तन अब कौन कौन से हो सकते हैं, क्षेत्रफल कम करना है, ज़्यादा करना है, नाम यानी कि किसी का नाम है जो वो बदलना है, ये सब, या एक राज्य में से 2 राज्यों को बनाना है, या 2 राज्यों को मिला के किसी एक राज्य का निर्माण या गठन करना, वो किसके तहत होंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 की, कि अनुच्छेद 4 है जो वो क्या कहता है। जो अनुच्छेद 4 है वो क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 4। अब हमने देखा कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा अनुच्छेद 2 या 3 में, यानी कि इसमें 2 के तहत क्या करेंगे, हम किसी राज्य को शामिल करेंगे या जोड़ेंगे या गठन करेंगे। उसके बाद 3 में क्या करेंगे, जो भारत के राज्य पहले से हैं उनमें कोई बदलाव करेंगे। उनका जो भी संशोधन होगा वो संशोधन किसके तहत होगा, अनुच्छेद 4 के। वो संशोधन किसके तहत होगा, अनुच्छेद 4 के। अब इसमें एक प्रमुख बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये थी बात भारत में किसी राज्य को शामिल करने की। अब यदि हम कोई भी राज्य कोई भारत की जो जगह है या कोई स्थान है उसको किसी अन्य देश को देते हैं, यानी कि अपना क्षेत्र है जो किसी अन्य देश को देते हैं, अब उसका जो संशोधन है उसका संशोधन 4 के अनुसार नहीं किया जाएगा। वो किसके अनुसार किया जाएगा, अनुच्छेद 368 के।
वो किसके अनुसार किया जाएगा? अनुच्छेद 368 को। 68 ये क्या बात है कि जो भारत है, अब जैसे हम एग्जाम्पल ले इसमें बांग्लादेश का एग्जाम्पल, यानी कि बांग्लादेश का जो एग्जाम्पल है या बांग्लादेश का जो हमने नया जो देश है उसका निर्माण किया, वो क्या था? पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से उसको जानते थे। अब हमने कुछ हिस्सा तो उससे लिया है और कुछ हिस्सा उसको दिया है, यानी कि अपना जो पश्चिम बंगाल है उसका, उसमें कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया भी है। अब जो दिया है ना, जो हिस्सा दिया है वो किस अनुच्छेद के या किस संशोधन के अनुसार? 368 अनुच्छेद है उसके अनुसार हमने दिया है। और जो हमने शामिल किया है, इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं सिक्किम का। ये कब की बात है? 1971 की। अब बात करें हम 1975 की। अब इसमें क्या था? एक नया राज्य हमने भारत में शामिल किया था और उसका क्या नाम था? सिक्किम। क्या नाम था उसका? सिक्किम। अब जो उसमें संशोधन किए गए थे वो 4 के अनुसार किए गए थे, न कि इसके अनुसार। आशा करता हूं कि आपको जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है वो समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग की। अब उसमें क्या क्या थे, कौन कौन से आयोग हैं, उन्होंने अपनी क्या क्या भूमिका निभाई, उसको देख लेते हैं। अब इनकी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, कि भाई जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी स्थापना की गई, या इनकी जो आवश्यकता वो क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि जो संविधान लागू हुआ, देश को स्वतंत्रता मिली, उसी के बाद से भारत में नए नए राज्य जो उनकी स्थापना करने के लिए जो वहाँ के लोग थे, किसी ने धार्मिक आधार पे, किसी ने भाषा के आधार पे अलग अलग राज्यों की जो मांग है वो रखी। और इन मांगों को जो भारत सरकार है उसने क्या किया? पहले तो अस्वीकार। अब उसके बाद क्या किया इन्होंने? जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग हैं इनकी स्थापना की। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आयोग हैं, किन किन की स्थापना की गई। तो सबसे नंबर 1 पे आता है धर आयोग। धर आयोग। अब जान लेते हैं कि ये जो इसकी स्थापना है वो कब हुई? स्थापना कब हुई? जून 1948 में। जून 1948 में इसकी स्थापना कब हुई? जून 1948 में। इसके अध्यक्ष हैं जो, वो कौन थे? एस के धर। जो ये धर हैं ये थे आपके जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि पूर्व न्यायाधीश थे। इसका जो ये आयोग है इसका अध्यक्ष इनको बनाया गया था। इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि जो भारत में मांग उठी हुई है ना, भाषा के आधार पे एक नया राज्य होना चाहिए, जो मांग उठी हुई है, जो आंदोलन हो रहे थे, उनके बारे में एक रिपोर्ट है वो पेश करना, क्या ये आधार सही है या नहीं है, इसके बारे में। अब जो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है या इनका जो फैसला था वो क्या था? रिपोर्ट। इन्होंने क्या किया? अस्वीकार। जो भाषा आधार पर राज्य गठन, भाषा के आधार पे जो राज्य गठन है उसकी मांग को क्या कर दिया इन्होंने? अस्वीकार। यानी कि भारत में किसी भी राज्य का निर्माण है जो भाषा के आधार पे नहीं किया जाएगा। और जो अपना ये दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया, जो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे आंदोलन हो रहे थे कि भाई हमें भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य चाहिए ही चाहिए। और इनका जो ये फैसला था, इन्होंने जो ना बोल दिया था, इससे जो आंदोलन है वो अत्यधिक क्या हो गए? उग्र हो गए। अब इसके बाद
इस आंदोलन जो ये आयोग है, इस आयोग के बाद एक और आयोग है जो जिसका गठन किया गया, वो क्या था आपका JVP आयोग। JVP आयोग। अब वही जान लेते हैं इसका जो गठन है वो कब किया गया। ये हुआ आपका दिसंबर 1948 को, दिसंबर 1948 को। अब इसका क्या काम था, ये काम इनका भी वही था कि भाई आप ये देखिए कि भाषा के आधार पे राज्यों का जो गठन है वो करना सही है या नहीं। अब इनकी जो रिपोर्ट है, इन्होंने जो अपना फैसला है वो दिया, इन्होंने भी क्या कर दिया था, अस्वीकार। और कैसे, औपचारिक रूप से। अब एक बार इनके जो अध्यक्ष हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अध्यक्ष हैं जो कौन कौन थे। जे से जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। वी से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी से थे आपके पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये इसके 3 प्रमुख अध्यक्ष थे। इसी नाम से, इसी वजह से इसको JVP आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो रिपोर्ट है वो इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने भी जो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, रिपोर्ट है जो क्या किया, अस्वीकार। इन्होंने क्या किया, अस्वीकार कि भाई भारत में भाषा के आधार पे कोई भी या किसी भी राज्य का जो गठन है वो नहीं हो सकता। अब इन्होंने जैसे ही ना किया, इन्होंने जैसे ही अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की, अब भारत में क्या हुआ, यानी कि जो दक्षिण में जो आंदोलन चले हुए थे वहाँ पे क्या हुआ, जो आंदोलन था ना उसने और भी अत्यधिक भयंकर रूप है जो वो ले लिया। अब थोड़ा सा यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए। ये अपना हिस्सा है आज के समय तमिलनाडु का, और यहाँ पे क्या है, AP, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ है आपका चेन्नई, जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, पहले इसी को क्या किस नाम से जानते थे, मद्रास के नाम से। अब यहाँ तो बोलते हैं क्या, तमिल। यहाँ पे कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल। और यहाँ पे कौन सी बोलते हैं, तेलुगु। अब इनका विवाद ही ये था कि जो हम तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु का आंध्र प्रदेश, और जो तमिल हैं उनके लिए तमिलनाडु। अब इसी आंदोलन के दौरान एक नेता थे जो कांग्रेसी नेता थे, वैसे वो कार्यकर्ता भी बोल सकते हो आप, कांग्रेसी कार्यकर्ता, पोटी श्रीरामुलु, पोटी श्रीरामुलु। अब और ये कब की बात है, 1952 की। ये कब की बात है, 1952 की। जैसे ही जो JVP आयोग है उसने अपनी जो अपनी रिपोर्ट है वो पेश की कि भाई ऐसे किसी भी राज्य का निर्माण नहीं होगा या हम नहीं बना सकते। अब तब से ही यहाँ पे जो आंदोलन थे उसके नेता हैं जो वो थे पोटी श्रीरामुलु। अब इन्होंने क्या की, भूख हड़ताल पे ये बैठ गए, और 56 दिन के बाद क्या हो जाती है, इनकी मौत हो जाती है। यानी कि आंदोलन के दौरान ही इनकी मौत हो जाती है। आपको पता होगा किसी व्यक्ति की आंदोलन के दौरान मौत हो जाती है तो उसका जो प्रभाव है वो हमें अत्यधिक देखने को मिलता है। ऐसा ही उस समय भी हुआ, ऐसा ही 1952 में भी हुआ। अब इस जो ये
आंदोलन था पहले शांतिपूर्वक था, अब इस आंदोलन में क्या हो गया, आक्रोश फैल गया और हिंसात्मक तरीके से इन्होंने क्या किया, देश में अव्यवस्था स्थापित की। और इसी अव्यवस्था को जो रोकने के लिए, इसको काबू में लेके आने के लिए क्या किया गया, भारत सरकार ने मजबूरी में पहला राज्य है उसका निर्माण किया, यानी कि पहला कौन सा, भाषा के आधार पे। अब देखते हैं वो क्या है। पहला भाषाई राज्य कौन सा था, वो आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। किससे अलग हुआ, तमिलनाडु से। और कब, ये आपका 1953 में क्या किया, भाषा के आधार पे पहला जो राज्य है उसका गठन किया गया। अब उसके बाद जो उन्होंने सोचा कि ये सिलसिला जो ऐसे रुक जाएगा, लेकिन नहीं, ये रुकने वाला नहीं था। अब इसके बाद जो ईस्ट बनने के बाद और भी जो मांगे हैं जो और भी ज़्यादा उठने लगी, और इन्हीं मांगों को रोकने के लिए इसके बाद एक और आयोग है जो उसका गठन किया गया, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, फजल अली आयोग। अब जो 3 है उसको देखते हैं। फजल अली आयोग। और इस आयोग का एक और इससे अलग एक नाम है, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम है, राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन थे, फजल अली। अब इसका गठन है वो कब किया गया, ये किया गया आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, गठन किया गया इसका 1953 में ही। इसका गठन किया गया 1953 में। आधार क्या था, आधार था भाषा, यानी कि जो भाषा है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही है या गलत है। अब इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब पेश की, ये देखिए, इन्होंने की थी 1955 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की। और ये पूछा जाता आपसे कि जो रिपोर्ट है उसमें इन्होंने क्या बोला था, क्या कहा था। इन्होंने कहा था एक राज्य एक भाषा। जो एक कंसेप्ट है ना, एक राज्य एक भाषा, यानी कि भाषा के आधार पे एक राज्य। ऐसे सोच के देखिए आप, राजस्थानी हैं, हरियाणवी हैं, पंजाबी हैं, उसके बाद तेलुगु, तमिल, पता नहीं कितनी भाषाएं हैं। अब इस हिसाब से तो भारत है, भारत में बहुत ज़्यादा जो राज्य हैं उनका गठन हो जाता, जिसको प्रशासनिक रूप से संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसी वजह से भाषा के आधार पे इस आयोग ने भी क्या किया कि एक राज्य एक भाषा का जो ये आधार आप लोग मानते हैं, इसको इसने क्या किया, अस्वीकार। क्या किया इसने, अस्वीकार। और इन्होंने बोल दिया कि उसका क्या होना, जो रीजन है, जो वजह है वो क्या होनी चाहिए, प्रशासनिक होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई एक भाषा है, अब एक बना दिया, एक बना है, उसके बाद फिर जो दूसरी भाषा के लोग हैं वो भी तो मांग करेंगे ना, वो चुप थोड़े बैठेंगे। तो इसको नकार दिया उन्होंने, इसको अस्वीकार किया। और इसको लागू कब किया, लागू किया इसको 1956 में। इस आयोग है जो, इसकी जो नियम है, इसको लागू भी अगले ही साल कर दिया 1956 में। ये 3 प्रमुख आयोग थे आपके, जिनको हम
पॉलिटिकल में जो अपने ये क्या बोलते हैं इसको, राज्य हैं, राज्यों का गठन जो कैसे कैसे हुआ और क्या क्या चुनौती आई, ये 3 जो आयोग हैं ये प्रमुख थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल को हमने क्या किया था, थोड़ा है ऐसे देखिए आप एक बारी, यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और ये किससे अलग हुआ था, बांग्लादेश से। अब इसका नाम कई बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में होगा कि इसको हम पश्चिम बंगाल के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये देखिए आप, ये क्या है, नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये क्या है, साउथ दक्षिण, ये क्या है, ईस्ट पूर्व, और ये है वेस्ट पश्चिम। अब इस अनुसार, इस हिसाब से ये तो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। उसके बाद भी हम इसको किस नाम से जानते हैं, पश्चिम बंगाल के नाम से। इसके पीछे की छोटी सी कहानी है वो सुन लीजिए आप। यहाँ क्या है, PAK पाकिस्तान। अब 1947 के बाद से ही इसको हम किस नाम से जानते थे, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वो तकरीबन 91% है जो वो मुस्लिम हैं, और इन्होंने भी मांग की थी कि हम किसका हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान का। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने यही जो मुद्दा है, ये विवाद है, ये उठाया, और इस विवाद के ऊपर जो नतीजा वो ये आया कि आपका जो क्षेत्र है उसमें बीच में भारत आता है। यदि ये क्षेत्र आपके नज़दीक होता तो आपको ये क्षेत्र दे दिया जाता, और इस वजह से ये क्षेत्र आपको नहीं दिया जा सकता। ये या तो अलग कोई देश है वो होना चाहिए, या फिर इसको भारत में ही रहना चाहिए। अब यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनमें भी क्या था, आक्रोश था, और यहाँ दिन प्रतिदिन क्या होते थे, आंदोलन होते थे, और अशांति है जो या अव्यवस्था वो फैलती चली गई। अब इसके नतीजन 1971 में क्या किया गया, इसको पाकिस्तान को न देके क्या किया, इसी में जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए तो यहाँ पे बांग्लादेश का गठन किया गया, और जो हिंदू भाषी थे यहाँ पे, जो हिंदू या जो हिंदी भाषी थे, उनको यहाँ पे इस क्षेत्र में उसका नाम क्या दिया गया, पश्चिम बंगाल। अब इस हिसाब से जो ये बांग्लादेश है, ये पहले पूरा का पूरा जो इसको हम किसके नाम से जानते थे, बंगला के नाम से या बांग्ला के नाम से जानते थे। अब इस हिसाब से इसके अनुसार तो किस दिशा में है ये, पश्चिम में, यानी कि हमें जो बांग्लादेश है इसका कौन सा हिस्सा मिला, पश्चिमी हिस्सा। इस वजह से हम इसको पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। और इसका जो गठन वो कब हुआ, 1971 में। अब यहाँ पे क्या है, एक राज्य है सिक्किम, जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अब सिक्किम की क्या कहानी है, सिक्किम पहले क्या था, एकदम आज़ाद, वो किसी भी, ऊपर क्या है आपका, तिब्बत है, चाइना है, ये नीचे ये यहाँ पे क्या है, भूटान है, एक साइड में नेपाल है। अब इसके पास ऑप्शन था कि ये स्वतंत्र था कि किसी में भी जाके मिल सकता है। अब इन्होंने देखा कि भाई यहाँ जो चाइना इसमें मिलेंगे तो ये ज़्यादा दूर है, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो हमें इतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। तो नेपाल है और जो भूटान है उनके पास वैसे ही जो इकोनॉमी है वो वैसे ही वीक थी, आज भी है। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, हम किस में मिलेंगे, भारत में। और भारत ने इसको, ये पूछा गया प्रश्न आपसे, क्वेश्चन है 1975 में, भारत ने इसको 1975 में अपना जो राज्य है, राज्य के रूप में अपनाया। और जो ये राज्य के रूप में अपनाया था ना, ये तो संशोधन किया गया था। ये संशोधन आपका किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, 368 के अनुसार। और जो ये हिस्सा, जो बांग्लादेश का जो हिस्सा हमने ये बांग्लादेश है, जो पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा, हमने बांग्लादेश को कुछ हिस्सा है जो हमने उसको दे दिया था और कुछ लिया भी था। तो जो हिस्सा हमने दे दिया ना, अब वो किस अनुच्छेद के तहत है, वो अनुच्छेद 4 के,
अनुच्छेद 4 के तहत संशोधन करके उसको दिया था। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।